So, continuing with the questions of 1 mark. Now, we discussed already in the last video up to question number 9. Now, question number 10 is, at what height from the surface of Earth total energy of satellite is equal to its potential energy at a height of 2r from the surface of Earth? तो पहले तो हम इसमें ये देखें बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट का क्या एक्सप्रेशन है? इट इज -Gmm/r। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेटेलाइट फ्रॉम द प्लैनेट, ठीक है ना? यहाँ हम टोटल मास उसका कंसिडर करते हैं सेंटर ऑफ द प्लैनेट पे, और कैपिटल एम स्मॉल एम मास ऑफ अर्थ और प्लैनेट हो। अब टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट का क्या एक्सप्रेशन है? इट इज -Gmm/2r, ठीक है ना? ये एक्सप्रेशन है। अब क्या क्वेश्चन है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब मान लीजिए कि सेटेलाइट इज एट ए हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो स्मॉल r की वैल्यू हो गई r प्लस h, ठीक हो गया? तो अब ये h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या दिया है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ total energy of satellite is equal to its potential energy at height of 2r from the surface। अब यहाँ potential energy की बात देखो, it is -Gmm r plus h r plus क्या है 2r, क्योंकि ये गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर देखनी है? एट ए हाइट 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो स्मॉल r इज r प्लस h, तो वहां h की वैल्यू 2r डाल दी। तो दैट मीन्स अब क्या बन गया ये? -Gmm/r प्लस h इज इक्वल टू, दोनों एनर्जी को क्या बताया? सेम बताया, -Gmm/3r, ठीक है कि नहीं? सिंपल सी चीज है कि हमारे पास ये माइनस जी वाली जब होनी है 2 × r प्लस h। सो दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट। ये क्या है बेटे? टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट एट हाइट h अबव सरफेस, ठीक हो गया ना? और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट ऑफ 2r। तो जब आपने इनको इक्वेट कर दिया तो यहां से आपके पास क्या आ गया? 2 × r प्लस h इज इक्वल टू 3r, 2r प्लस 2h इज 3r, तो 2h इज 3r माइनस 2r, दैट इज r, तो h इज इक्वल टू r/2, ठीक होगी बात? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून is only 1/6 that of the earth. If earth and moon are assumed to have same density, then what will be the ratio of their radii? अब बेटा आपको याद होगा कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन जो है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी फाइंड आउट किया था। G is Gm/r², है ना? तो जब हम डेंसिटी को साथ में लिखते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है 4/3 पाई r/g। तो आप इसमें देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 इज, चलो अगर आपको भूल भी जाए तो ये बेसिक तो याद रहता है ना। तो आपने इसमें क्या करना है? m को आपने लिख दिया वॉल्यूम
4 by 3 pi r cube into density that is rho. So that means कि g आपके पास बन गया 4 by 3 pi r rho g. ठीक है. Now it is given कि GE by GM, GM is हाँ 1/6 बोला है, तो GM is 1/6 of GE, that is 1/6. ठीक है ना, यही कहना उसने कि जो मून पे है वो अर्थ का 1/6 है. ऐसे हो गया. तो अब डेंसिटी उसने कहा एज्यूम कर लो दोनों जगह सेम है, तो फिर बेटा ये क्या बनेगा 4/3 पाई RM rho g upon 4/3 pi RE rho g. So that means the ratio of their radii, radius of moon will be 1/6 of that on the surface of earth. Now next question is, by what percent the energy of satellite has to be increased to shift it from an orbit of radius r to 3/2r. देखिए कि जब भी किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो हमने अभी उसमें कैलकुलेट किया था द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी. तो हमारे पास दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. तो इसमें हमें पता है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज माइनस GMM/2r. यही एक्सप्रेशन है ना. अब हम इनिशियल एनर्जी लेते हैं U1 जब रेडियस ऑर्बिट का r है, तो इट विल बी माइनस GMM/2r, वेयर व्हाट इज r? r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट. कौन सा ऑर्बिट बेटा? जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है. अब इसके रेडियस को r की बजाय चेंज कर दिया. कितना कर दिया? 3/2r. तो दैट मीन्स आप यूं लिखोगे. तो क्या बन गई एनर्जी? अब कौन सी वैल्यू ज्यादा है? कौन सी वैल्यू ज्यादा बनेगी इसमें? ये वैल्यू ज्यादा बनेगी या ये? रेशो देखोगे तो ये रेशो आपके पास आ रहा है ना. तो दैट मीन्स कि जब आप इसमें अब इंक्रीज इन एनर्जी की बात करोगे तो इंक्रीज इन एनर्जी विल बी U2 माइनस U1 माइनस GMM/3r. ये माइनस माइनस हो गया प्लस GMM/2r. 6r बेटे एलसीएम आ गया, तो 3 से निकल गया 2, तो ये बन गया माइनस GMM, प्लस का साइन ये 2 है तो 3GMM, तो ये बन गया GMM/6r. अब आपको क्या पूछा गया? परसेंटेज इंक्रीज. Percentage increase, that will be the total increase divided by initial value multiplied by 100. So it will be GMM/6r upon GMM/2r into 100. तो ये आपके पास GMM तो कैंसिल हो गया. It will become 2/6 into 100. तो 100/3, that is 33.3%. So that means कि अगर सैटेलाइट की हम वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, सॉरी अगर हम उसका रेडियस इंक्रीज कर देते हैं from r to 3/2r, then the percentage increase in its energy will be 33%. 33% इंक्रीज जो है उसका एनर्जी में बनेगा. Now next we see question number 13.
why we cannot use a clock having pendulum in a satellite revolving around Earth. हम सैटेलाइट के अंदर हैं, तो क्वेश्चन अब ये पूछा है, मैंने ये पूछा है कि सैटेलाइट के अंदर हम पेंडुलम क्लॉक क्यों नहीं ले सकते टू रिकॉर्ड टाइम? नहीं लेते क्योंकि रीजन उसका बेटा ये है, इनसाइड सैटेलाइट जी की वैल्यू बताइए क्या होती है? इनसाइड सैटेलाइट जी इज 0. याद है ना, मैंने आपको बताया था कि एनीबडी इनसाइड द सैटेलाइट इज इन वेटलेसनेस कंडीशन, दैट इज ड्यू टू जी इज 0. और इसमें रीजन यही है कि जितना भी ग्रेविटेशनल पुल है, दैट होल इज यूटिलाइज टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इनसाइड सैटेलाइट जब जी 0 हो गया, अब आप देखिए पेंडुलम क्लॉक जो है उसमें टाइम पीरियड कैसे आता है? 2 पाई L by G under the root. When you are taking G is 0, that means time period will be infinity. Infinite time period का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने, अब इसमें देखो दो तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई अगर आप बेटा बॉब ले रहे हो, ठीक है, आपने उसको डिस्टर्ब किया मेन पोजीशन से, तो जब G 0 देयर विल बी नो रीस्टोरिंग फोर्स due to which pendulum will come back. Bob will come back to original position. तो इसका टाइम इनफाइनाइट हो गया. So that means we cannot use pendulum clock. तो सिंपल सा आंसर बना कि we cannot use pendulum clock inside satellite because acceleration due to gravity is 0 inside satellite, and accordingly thus Bob will not oscillate. Now the next question is, that is question number 14. If body is going from Earth to Moon, how does its weight change as it goes from Earth to the Moon? Will there be any change in its mass? तो पहली चीज तो कि मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा as body will move from Earth to Moon. अब वेट की क्या बात होगी कि देखिए क्या होगा, बॉडी धीरे धीरे अर्थ के सरफेस से अवे जा रही है ना. तो हम क्या लिखते हैं कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस होती है. तो इसका मीनिंग ये हो गया कि एज बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, वेट ऑफ बॉडी गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो उसका वेट धीरे 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 कम हो रहा है. अब उसके बाद आगे क्या कहना है? नाउ एज सुन एज इट एंटर्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, तो क्या होगा? अब ये मून की तरफ को जा रही है, सो दैट मीन्स वेट ऑफ द बॉडी विल गो ऑन इंक्रीजिंग. तो इसलिए इसमें आंसर यही बनेगा कि एज बॉडी मूव्स above the surface of earth, as it will go higher and higher, its weight will go on decreasing. And now when it enters the gravitational pull of moon, and as it will move towards moon, weight of the body will go on increasing. Now the next question is question number 15. Where tennis ball will bounce more, on hills or in plains? Bounce का मतलब क्या है? बाउंस कब होगी? जब ग्रेविटेशनल पुल कम होगा, तभी वो ऐसे ऐसे जाएगी ना, है ना. अब उसमें आप हिल्स के ऊपर जब बात कर रहे हो तो जी की वैल्यू कहाँ है, कहाँ लेस है? हिल्स पे. हिल्स पे वैल्यू कम है, प्लेन्स पे ज्यादा है. जब जी की वैल्यू कम है हिल्स पे, that means this tennis ball will experience less force of attraction towards the earth. तो जितनी वो फोर्स कम होगी, बाउंस उतनी ज्यादा होगी. तो इसलिए हम आंसर देंगे कि टेनिस बॉल विल बाउंस मोर ऑन हिल्स as acceleration due to gravity is less on hills, so it will experience less force of attraction. Now next question is question number 16. 2 kilogram stone is weighed first with physical balance and then by a spring balance at the pole
and at the equator where will the weight be maximum. अब स्टोन है 2 किलोग्राम का, पहले उसको हमने फिजिकल बैलेंस के साथ मेजर किया। फिजिकल बैलेंस, उस स्टोन को हम ले गए पोल के ऊपर, फिजिकल बैलेंस से मेजर किया, फिर हम ले गए उसको इक्वेटर पे, फिर फिजिकल बैलेंस से मेजर किया। रीडिंग एट पोल एंड इक्वेटर विल बी सेम, नो चेंज इन द रीडिंग। व्हाई? बिकॉज फिजिकल बैलेंस ऑलवेज गिव यू मास ऑफ द बॉडी। अब इसने स्टोन के मास को मेजर करना है, और आपको पता है मास ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसलिए फिजिकल बैलेंस के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमने जब स्प्रिंग बैलेंस के साथ लिया तो नेचुरली स्प्रिंग बैलेंस गिव्स वेट। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है दैट इज मोर एट पोल्स देन एट इक्वेटर। सो नाउ m, मास तो दोनों जगह पर हमने कहा सेम है, तो वेट कहां पर ज्यादा हो गया? पोल के ऊपर। सो इसलिए हमारे इसमें ये पॉइंट आएगा कि रीडिंग ऑफ फिजिकल बैलेंस विल बी सेम एट बोथ द प्लेसेस बिकॉज इट मेजर मास ऑफ द स्टोन विच रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल बी मोर एट पोल्स because spring balance measures weight which is related with acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity is more at pole, hence weight of the stone will also be more at pole. Now next last question is why moon has no atmosphere? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें हमने क्या आंसर देना है कि thermal speed of all the gases on the surface of moon is more, thermal speed of all the gases on the surface of moon is more than the escape speed. जितनी भी गैसेस है मून के ऊपर, थर्मल वाइब्रेशन की वजह से जो स्पीड है वो एस्केप स्पीड से ज्यादा आ रही है। सो ऑल द गैसेस विल एस्केप अवे फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। So hence moon has got no atmosphere. So बेटा अब आप जब डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा भी दिया, लेकिन इनके आंसर आपको रिटन फॉर्म में भी मिल जाएंगे जिससे आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, अब इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन जो हैं बुक से आप खुद करने की कोशिश करिए और आपके ज़रूर इनको करने के बाद आंसर्स निकलेंगे। और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, तो मैं आपकी डिफ़िकल्टी ज़रूर लूँगी। सो थैंक्स अ लॉट।